शिक्षा। परिवार संस्था का महत्व। सृष्टि में मानव शिशु सबसे अधिक दुर्बल एवं असहाय प्राणी होता है। जिस समय उसका जन्म होता है उस समय वह न चल फिर सकता है, न स्वयं खा पी सकता है और न अपनी आवश्यकताओं को अभिव्यक्त ही कर सकता है। अतः जहाँ अन्य पशुओं के शिशु कुछ सप्ताह अथवा कुछ माह पश्चात ही हाथ पैरों से पुष्ट होकर उछलने कूदने और उदर पूर्ति की क्रियाओं में संलग्न हो जाते हैं, वहीं मानव शिशु कितने ही वर्षों तक सर्वथा निरुपाय और पर निर्भर बना रहता है। परिवार में यदि उसकी देखभाल न हो तो उसका अस्तित्व नहीं बच सकता। किंतु यही निरुपाय प्राणी बड़ा होकर समस्त प्राणी जगत पर शासन करता है। परिवार संस्था में ही यह निरुपाय और पर निर्भर मानव शिशु सब प्रकार से विकसित होकर मनुष्य की संज्ञा पाने योग्य बनता है। परिवार प्रकृति की देन है। थोड़ी बहुत भिन्नता के साथ परिवार सभी प्राणी समूहों में होते हैं। पशु पक्षियों में प्रजनन एवं संरक्षण कार्य तक ही परिवार सीमित है। इन प्राणियों में नवजात शिशु को बड़े होने पर अपने माता पिता का ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। पाश्चात्य समाज में भी इस प्रकृति जन्य परिवार संस्था का कार्य प्रजनन एवं संरक्षण से अधिक आगे नहीं बढ़ सका। पश्चिमी देशों में परिवार का अर्थ पति पत्नी और बच्चे होता है। बच्चे भी बड़े होकर अपना अलग परिवार बसाकर रहते हैं। उनके माता पिता वृद्ध होकर अकेले रहते हैं अथवा वृद्धाश्रमों में अपना जीवन यापन करते हैं। उनके पुत्र आदि टेलीफोन से कभी कभी हाल चाल पूछ लेते हैं अथवा जन्मदिन आदि पर उन्हें आश्रम में जाकर गुलदस्ता भेंट कर आते हैं। शरीरांत का समाचार मिलने पर उनकी अंतिम क्रिया की व्यवस्था कर देते हैं। बाहर होने पर कई तो यह भी नहीं कर पाते। एक मित्र ने एक भारतीय चिकित्सक की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवसाय करता है, की घटना सुनाई। एक दिन कुछ लोग एक वृद्ध को दिखाने उसकी डिस्पेंसरी पर लाए और बोले, डॉक्टर, यह व्यक्ति अभी एक मोटर गाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, इसे कृपया करके देख लें। परंतु वह वृद्ध मर चुका था। रात्रि के 11 बज चुके थे। इस डॉक्टर को मृत व्यक्ति की डायरी में उसके पुत्र का फोन नंबर मिल गया। उस फोन पर उसने कहा, मुझे अत्यंत दुख के साथ समाचार देना पड़ रहा है कि आपके पिताजी दुर्घटनाग्रस्त होकर समाप्त हो चुके हैं। उनका शव मेरी डिस्पेंसरी में है। आप उसे ले जाने की व्यवस्था करें। फोन पर उत्तर मिला, डॉक्टर, तुम भारतीय मालूम पड़ते हो। क्या तुम सुबह तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? तुमने मेरी नींद में इतनी रात्रि में बाधा क्यों डाली? वह व्यक्ति डॉक्टर पर काफी नाराज हुआ। हम भारत में इस प्रकार के व्यवहार की कल्पना भी नहीं कर सकते। भारतीय घर परिवार एक सांस्कृतिक संस्था। भारतीय जीवन पद्धति में परिवार का विकास सांस्कृतिक संस्था के रूप में हुआ है। भारतीय परिवार का कार्य प्रजनन एवं संरक्षण तक ही सीमित नहीं रहा, किंतु परिवार ने मानवीय संबंधों को उच्च सांस्कृतिक धरातल तक पहुंचाया। पुत्र का माता पिता के प्रति भक्ति एवं कर्तव्य, भाई का बहन के प्रति पवित्र संबंध विश्व के अन्य देशों में नहीं मिलता है। पूर्व काल में तो बड़े बड़े संयुक्त परिवार होते थे, आज भी कहीं कहीं मिलते हैं। उन बड़े परिवारों में प्रेम, सहयोग एवं निस्वार्थ भाव दिखते ही बनते हैं। प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, निस्वार्थता, यह समाज जीवन के आवश्यक गुण हैं। इनकी शिक्षा व्यक्ति को परिवार में मिलती है। जो व्यक्ति परिवार के 4 व्यक्तियों के साथ रहकर अपना समायोजन नहीं कर सकता, वह समाज के लिए भी भार स्वरूप ही होता है। वास्तव में परिवार समाज जीवन का लघु रूप होता है, जहाँ व्यक्ति के स्व का विस्तार होता है। उसका सुख दुख बृहद परिवारी जनों के सुख दुख के साथ समरस होता है। इस प्रकार विकास करता हुआ व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र जीवन के साथ भी समरस होता है। भारतीय संस्कृति की समृद्धि में इस परिवार संस्था का अत्यधिक योगदान रहा है। दुर्भाग्यवश आज इस परिवार संस्था का सांस्कृतिक रूप समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। पश्चिमी सभ्यता एवं औद्योगिकरण का प्रभाव भारतीय परिवारों पर तीव्र गति से हो रहा है। अतः शिक्षा संस्थाओं को इस दिशा में जागरूक होकर
भारतीय परिवारों के सांस्कृतिक रूप को विकसित होने से बचाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। परिवार में राष्ट्र द्वारा अर्जित सहस्त्रों वर्षों के अनुभव बालक को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। परिवार के माध्यम से ही वह अपने समाज की संस्कृति को ग्रहण करता है। परिवार में ही बालक भाषा सीखता है। उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास की नींव पड़ती है। बालक का चरित्र, कुशलताएं, आदतें तथा जीवन की छोटी से छोटी बातें परिवार पर निर्भर है। वास्तव में बालक के भावी जीवन के बीज संस्कार के रूप में परिवार में ही पड़ते हैं। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला, माता उसकी प्रथम गुरु, पिता संरक्षक एवं अन्य बड़े लोग उसके शिक्षक गण होते हैं। भारतीय समाज व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम अन्य तीनों आश्रम ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास से श्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ आश्रम पर ही अन्य तीनों आश्रमों का जीवन यापन आधारित रहता है। आज भी धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य गृहस्थों की सहायता से ही चलते हैं। पाश्चात्य सभ्यता के समान भारतीय गृहस्थ जीवन भोग विलास एवं काम वासनाओं की तृप्ति के लिए नहीं माना गया है। राष्ट्रीय प्रजाति की वृद्धि हेतु संतान की उत्पत्ति एवं योग्य संस्कारों से युक्त श्रेष्ठ नागरिक बनाकर तैयार करना गृहस्थ जीवन का उद्देश्य है। यही उसका धर्म है। पितृ ऋण से उऋण होने हेतु संतान उत्पत्ति की जाती है। गर्भाधान संस्कार से लेकर जात कर्म, चूड़ा कर्म, उपनयन आदि संस्कारों की भारतीय परंपरा योग्य संतान के निर्माण के लिए ही प्रचलित है। स्वस्थ राष्ट्र जीवन के विकास के लिए माता पिता के लिए यह भारतीय दृष्टि वर्तमान काल में भी उतनी ही समीचीन है। परिवार में बड़ों का व्यवहार। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि हम परिवारों में संस्कारक्षम वातावरण का निर्माण करें। वातावरण की बाल मानस पर गहरी छाप पड़ती है। माता पिता एवं परिवार के लोगों के व्यवहार का प्रभाव बालक पर पड़ता है। अतः परिवार में बड़े लोगों को ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसका बालक के मन पर कुप्रभाव पड़े। कई बार हम अकरणीय कार्य बालक की उपस्थिति में उसे छोटा एवं नासमझ मानकर कर देते हैं, किंतु नासमझ बालक के मानस पर इसका कुप्रभाव होता है। माता पिता के परस्पर झगड़े उस समय प्रयोग किए गए शब्दों का प्रभाव भयंकर पड़ता है। उसके परिणाम स्वरूप बालक में अनेक प्रकार की मनोग्रंथियों का निर्माण हो जाता है। अनेक बार युवावस्था में माता पिता अपने मनोरंजन का अधिक ध्यान रखते हैं, बालक का ध्यान नहीं रखते। विशेष रूप से आजकल रेडियो और दूरदर्शन में कामोत्तेजक कार्यक्रम परिवारों में बालकों के जीवन पर कुसंस्कारों के माध्यम बने हुए हैं। इनसे हमें अपने बच्चों को बचाने की आवश्यकता है। माता पिता बच्चों को भरपूर स्नेह दें। आजकल प्रायः देखा जाता है कि माता पिता व्यावसायिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अपने बच्चों के साथ जितना समय व्यतीत करना चाहिए नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप बच्चे अपने माता पिता के स्नेह के भूखे रहते हैं और उनमें अनेक मानसिक ग्रंथियां निर्माण हो जाती हैं जो उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधक बनती हैं। अनेक माता पिता, विशेष रूप से पाश्चात्य जीवन से प्रभावित लोग, अपने बच्चों को घर पर सेविका के पास छोड़कर मनोरंजन करने के लिए बाहर पर्याप्त समय व्यतीत करते हैं। इन माता पिताओं की संतानें भी स्नेह से वंचित रहती हैं। उनमें अपने माता पिता के प्रति ईर्ष्या ग्रंथि निर्माण हो जाती है और वयस्क होने पर वे अपने माता पिता की चिंता नहीं करते। अतः माता पिता को अपने बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिताना चाहिए। उन्हें अपना भरपूर प्रेम देना चाहिए, तभी उनके बच्चों के व्यक्तित्व का ठीक विकास होगा। बाद में वे भी माता पिता के प्रति आदर और आत्मीयता का व्यवहार करेंगे। भारतीय परिवारों में इस दृष्टि से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा हमारी परिवार संस्था भी टूटकर पश्चिमी जीवन का अनुसरण करेगी और वृद्धावस्था में माता पिता या तो एकाकी जीवन व्यतीत करेंगे अथवा उन्हें भी वृद्धाश्रमों में भर्ती होना पड़ेगा।
बड़े नगरों में विशेष रूप से अंग्रेजी सभ्यता से प्रभावित भारतीय परिवारों में यह दुर्दशा देखने को मिलती है। घरों में संस्कारक्षम सज्जा। प्रायः यह देखा जाता है कि माता-पिता एवं अन्य परिवारजन अपनी रुचि के अनुसार घरों में सिनेमा की तारिकाओं आदि के चित्र लगाकर कमरों को सजाते हैं। उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहता कि बच्चों के मन पर इन चित्रों का क्या प्रभाव होगा। अतः घरों में सुसंस्कार देने वाले महापुरुषों आदि के चित्र लगाना चाहिए। प्रत्येक हिंदू घर में सांस्कृतिक भारत का मानचित्र एवं ओम का चित्र अवश्य लगाना चाहिए। बैठक आदि कक्षों की सज्जा भारतीय ढंग से इस प्रकार करनी चाहिए जिससे मन पर पवित्रता एवं सादगी के संस्कार जागृत हों। आजकल धन का प्रदर्शन करने हेतु भोग विलास के संस्कार देने वाली सज्जा घरों में अधिक मिलती है। यह उचित नहीं है। बैठक कक्षों में फर्नीचर आदि सुविधाजनक हो सकते हैं, किंतु भोग विलासिता का प्रदर्शन करने वाली व्यवस्था बालकों के जीवन को उसी ओर ले जाती है। उसी प्रकार शयन कक्षों का वातावरण मन में अच्छे विचार उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। आजकल पुत्र पुत्रियों के वयस्क होने के पश्चात भी उनके माता पिता डबल बेड पर एक कक्ष में सोते हैं। उसका प्रभाव बालक बालिकाओं पर भी होता है और उनका जीवन भी घोर कामुक एवं भोग प्रधान बनता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार गृहस्थ जीवन संयम युक्त होना चाहिए। माता पिता का जिस प्रकार का जीवन होगा, बच्चे भी उसी प्रकार के बनेंगे। अतः हमें घर पर प्रत्येक व्यवहार इस प्रकार करना चाहिए जिससे बालकों के जीवन को सही दिशा एवं सुसंस्कार मिले। भोजन पद्धति पवित्रतापूर्ण एवं संस्कारप्रद। भारतीय संस्कृति में भोजन क्रिया को यज्ञ रूप बताया गया है। जिस प्रकार का अन्न खाएंगे उसी प्रकार का हमारा मन बनता है। यह सिद्धांत विशुद्ध वैज्ञानिक एवं अनुभव सिद्ध है। इसी कारण भारतीय पद्धति में भोजन की सामग्री, उसके बनाने एवं भोजन करने की पद्धति के संबंध में पर्याप्त विचार हुआ है। उसमें भोजन की स्वच्छता, पवित्रता एवं भोजन करते समय मन में प्रसन्नता एवं सद्विचार आवश्यक बताए गए हैं। अतः घरों में पाकशाला एवं भोजन कक्ष का वातावरण तद अनुसार होना चाहिए। आजकल पाश्चात्य सभ्यता के अनुरूप भारतीय नगरों में भी पाकशाला एवं भोजन करने की पद्धति पश्चिमी ढंग की होती जा रही है। भारतीयता के प्रेमी जनों को इस पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव को आग्रह पूर्वक रोकना चाहिए। सुविधा एवं आधुनिकीकरण बुरा नहीं है, परंतु स्वच्छता, पवित्रता एवं सद्विचारों के संस्कार देने वाली भोजन पद्धति को सुविधा और आधुनिकीकरण के नाम पर समाप्त नहीं करना चाहिए। आज भी दक्षिण भारतीय घरों में भोजन कक्षों का एवं भोजन करने की पद्धति का वातावरण विशुद्ध भारतीय संस्कार प्रद रूप से प्रचलित है। जहाँ तक संभव हो, भोजन सभी परिवारजनों को सामूहिक करना चाहिए। इससे परिवार में परस्पर प्रेम और आत्मीयता के भावों की वृद्धि होती है। भोजन मंत्र बोलकर, परमेश्वर को समर्पित कर, अर्थात उसका स्मरण कर, सद्विचारों सहित एवं प्रसन्नचित्त होकर करना चाहिए। भोजन कक्ष में सुंदर चित्र एवं भोजन के समय पुष्प एवं सुगंधित धूप आदि से वातावरण पवित्र बनता है। घर के पालतू पशु पक्षियों आदि का भाग भोजन करने से पूर्व अलग रख देना चाहिए। हमारे यहाँ इसे यज्ञ कहा गया है। इस पद्धति से किया हुआ भोजन अच्छी प्रकार पचेगा। बालकों के मन में सुसंस्कार उत्पन्न होकर उनका शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास समुचित होगा। घर में ईश्वर आस्था एवं आध्यात्मिकता का वातावरण। भारतीय संस्कृति के अनुसार घर और परिवार श्रेष्ठ मानव जीवन निर्माण करने वाली सांस्कृतिक संस्था है। परिवार वासनाओं की तृप्ति एवं सुख भोग संपादन करने का क्लब नहीं है। अतः प्रत्येक घर में भारतीय संस्कृति के अनुरूप वातावरण आवश्यक है। तभी हम परिवार के सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेंगे। भारतीय घर में ईश्वर आस्था एवं आध्यात्मिक वातावरण अपेक्षित है। ईश्वर आस्था एवं आध्यात्मिकता हमारे जीवन के आधार हैं। हम परमेश्वर के जिस रूप में
भाव में आस्था रखते हों, उसकी आराधना के लिए कक्ष अथवा कोना घर में अवश्य चाहिए, जहाँ छोटे बड़े सभी परिवारजन नित्य बैठकर परमेश्वर का स्मरण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। भारतीय संस्कृति में प्रातःकालीन बेला का विशेष महत्व है। सूर्योदय से पूर्व जागरण होकर परिवार में सभी लोगों को प्रातः स्मरण अथवा अच्छे धार्मिक गीत आदि बोलना चाहिए। इससे आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण होता है। उसका दिन भर के जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आज भी अनेक घरों में प्रातःकाल पूर्ण आध्यात्मिक एवं सद्विचारों से ओतप्रोत रहता है। इसका प्रभाव बालकों के मानस पर बहुत अच्छा होता है। संध्याकालीन एवं रात्रि शयन के समय भी इसी प्रकार परमेश्वर का स्मरण करने की एवं आध्यात्मिक विचारों से मन को संस्कारित करने की भारतीय परंपरा है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व सभी परिवारजनों का जागरण, परमेश्वर का स्मरण करना, कम से कम प्रातः स्मरण के 2 श्लोकों का सस्वर उच्चारण, बिस्तर के नीचे पैर रखते समय धरती माता का हाथों से स्पर्श कर हाथ माथे से लगाकर वंदना करना और पैर रखने के लिए क्षमा याचना करना, माता पिता एवं वरिष्ठ जनों के चरण स्पर्श एवं प्रणाम करना, तत्पश्चात शौच आदि एवं स्नान के लिए जाना, वास्तव में यही भारतीय परंपरा है। यह परंपरा हमारे घरों में व्यवस्थित रूप से चलती रहे, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल विशेष रूप से संपन्न घरों में प्रायः देर से सोकर उठना, बिस्तर पर चाय पीना और अखबार पढ़ना, इसी कार्यक्रम से दिनचर्या आरंभ होती है। इस अभारतीय परंपरा के कारण घरों का वातावरण घोर भोगवादी नास्तिकता एवं तामसिकता से परिपूर्ण बनता जा रहा है। व्यक्ति और समाज के जीवन को विनाश की ओर ले जाने वाले घरों के इस वातावरण को हमें जागरूक होकर परिवर्तित करने की आवश्यकता है। घरों में संस्कारप्रद पत्र पत्रिकाएं। संपन्न घरों में बालकों के लिए अच्छे संस्कार देने वाली पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। गीता, रामायण आदि धार्मिक पुस्तकें प्रत्येक शिक्षित परिवार में रखनी चाहिए। आजकल फिल्म फेयर आदि पत्र पत्रिकाएं पढ़ना संपन्न परिवारों में आधुनिकता एवं प्रगति का पर्याय बन गया है। बाल मानस पर इन पत्रिकाओं के अच्छे संस्कार नहीं होते। माता पिता को इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक पर्वों का शुद्ध रूप में आयोजन। भारतीय राष्ट्र जीवन परंपरा में संस्कृति का जीवंत रूप पर्वों, उत्सवों, व्रतों, संस्कारों, मेलों, तीर्थ यात्राओं के रूप में प्रचलित है। संस्कृति के इस जीवंत रूप ने मानवीय जीवन के प्राकृतिक रूप का तो उन्नयन किया ही है, उसे आनंद, उल्लास, सौंदर्य एवं सामाजिक भावना से ओत प्रोत कर समृद्ध बनाया है। भारतीय राष्ट्र जीवन की एकात्मकता को इस जीवंत संस्कृति ने ही दृढ़ किया है। दीपावली और होली के अतिरिक्त अन्य अनेक तीज त्योहार, पर्व आदि हमारे पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में आनंद और उल्लास लेकर आते हैं। एक प्रकार से हमारा संपूर्ण वर्ष ही पर्वों, व्रतों और उत्सवों का निरंतर क्रम है। इन्हीं के साथ समय समय पर पारिवारिक संस्कारों और मेलों आदि के उत्सवों से जीवन संगीतमय बन जाता है। वर्ष के आरंभ में नवरात्रि की दुर्गा पूजा, कौमारी वंदना, मातृ पूजा आदि आरंभ होकर अक्षय तृतीया, वट सावित्री, गंगा दशहरा, व्यास पूर्णिमा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, पितृपक्ष, शारदीय नवरात्रि, दीपावली, गोवर्धन पूजा, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और शिवरात्रि के पर्वों का आनंद जनमानस को परिमार्जित करता हुआ होली के लोक पर्व में चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। इसी प्रकार जन्मोत्सव, उपनयन, विवाह आदि साक्षात जीवन के संस्कार हैं। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक के 16 संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन को सुंदर बनाते हैं। संस्कृति के इतने समृद्ध एवं विपुल रूप किसी भी अन्य देश व समाज में कदाचित ही मिलेंगे। अतः संस्कृति के इस रूप का शुद्ध रूप समाज में प्रचलित हो, इस दृष्टि से प्रयत्न करने की आवश्यकता है। ऐतिहासिक एवं अन्य कारणों से पर्वों एवं उत्सवों आदि के रूप में अनेक विकृतियां पदार्पण कर गई हैं,
परिणामतः इनके प्रति श्रद्धा का भाव कम होता जा रहा है और केवल औपचारिकता मात्र की वस्तु बनते जा रहे हैं। आज बड़े नगरों में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ गया है। परिवार में बच्चों के जन्म दिवस पश्चिमी पद्धति से मनाने की प्रथा चल पड़ी है। मोमबत्ती जलाना और केक काटना, हैप्पी बर्थडे टू यू का गीत गाना और सगे संबंधियों द्वारा उपहार प्राप्त करना, यह जन्मोत्सव का अभारतीय रूप है। यज्ञ, हवन, पूजा आदि होकर संबंधित व्यक्ति को वरिष्ठ जनों द्वारा आशीर्वाद लेना एवं दान आदि कराना, इस रूप में जन्मोत्सव मनाना चाहिए। पर्व, व्रत आदि मनाने की परंपरा भी कम होती जा रही है। अतः जागरूक एवं प्रबुद्ध परिवारों को इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है और वे इन पर्वों, व्रतों, उत्सवों आदि को सही रूप से पुनर्जीवित करने की पहल करें। भारतीय वेशभूषा एवं मातृभाषा के प्रति स्वाभिमान। दुर्भाग्यवश स्वाधीनता के पश्चात भारत में पश्चिमी वेशभूषा एवं अंग्रेजी भाषा का प्रचलन अधिक बढ़ गया है। विवाह संस्कार जैसे पावन अवसरों पर भी वर कोट पैंट और टाई पहनकर गौरव का अनुभव करते हैं। वर यात्रा के समय युवक युवतियां पाश्चात्य ढंग से डिस्को आदि नृत्य में शरीर के अंगों का कामुक प्रदर्शन निर्लज्ज होकर करते हैं। भारतीय संस्कार परंपरा में सबसे बड़ा विवाह का संस्कार है। विवाह को जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पवित्र बंधन का रूप दिया गया है। भारतीय समाज में उसे विस्तृत और महत्वपूर्ण भूमिका में प्रतिष्ठित किया गया है। दो व्यक्तियों का विवाह संबंध परिवार, कुटुंब और समाज के लिए एक अपूर्व अवसर बन जाता है। विवाह का ऐसा समारोह अन्य किसी देश में नहीं होता। अग्नि वेदिका, पुरोहित, वेद मंत्र, सप्तपदी आदि विवाह को धार्मिक पवित्रता प्रदान करते हैं। स्वजन का सौहार्द, गीत, वाद्य, भोज आदि उसे एक उल्लासपूर्ण उत्सव का रूप देते हैं। विवाह के इस सांस्कृतिक रूप की गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता है। विवाह समारोह पर उत्तरी भारत में ही पाश्चात्य वेशभूषा का अधिक प्रभाव बढ़ा है। बंगाल एवं दक्षिण भारत में अंग्रेजी शिक्षित परिवारों में भी परंपरागत भारतीय वेशभूषा का प्रयोग प्रचलित है। उत्तर भारत में इस असांस्कृतिक परंपरा को रोकने की आवश्यकता है। पर्वों, उत्सवों एवं संस्कारों के अवसर पर धोती, कुर्ता आदि भारतीय वेशभूषा पहनने के बाद बालक, युवक आदि सभी परिवारजन गौरव का अनुभव करें, यह चेतना उत्पन्न करने की आवश्यकता है। प्रायः यह भी देखने को मिलता है कि विवाह के निमंत्रण पत्र, नव वर्ष के बधाई पत्र आदि अंग्रेजी भाषा में छापे जाते हैं और इसे हम प्रगति एवं गौरव का प्रतीक मानते हैं। अनेक परिवार तो ऐसे देखे हैं जिनमें घर में एक भी व्यक्ति अंग्रेजी भाषा का जानकार नहीं है, किंतु उन परिवारों में भी विवाह की निमंत्रण पत्रिकाएं अंग्रेजी भाषा में छपाई जाती हैं। माता पिता अपने बच्चों से मम्मी डैडी कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं। यह भारतीय कुप्रथा उन परिवारों की अंग्रेजी मानसिक दासता की मनोवृत्ति का परिचायक है। अतः परिवारों में भारतीय वेशभूषा, संस्कार, परंपरा एवं मातृभाषा के प्रति स्वाभिमान एवं गौरव का भाव जागृत करने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है। विद्यालय एवं परिवार। विद्यालय एवं परिवार बालकों के विकास में पूरक है। विद्यालय और परिवार के समुचित सहयोग के अभाव में बालक का वांछित विकास संभव नहीं है। विद्यालयों में बालकों के चरित्र निर्माण के लिए संस्कार क्षम वातावरण आवश्यक है, किंतु यदि बालक को विद्यालय के समान घर पर संस्कार क्षम वातावरण नहीं मिलता, तो उनका मन अनेक प्रकार की कुंठाओं से ग्रस्त हो जाता है। जिस विद्यालय में बहुत अच्छी ईश वंदना होती है, नैतिक विकास हेतु सभी संभव प्रयास किए जाते हैं, किंतु यदि उस विद्यालय के जिन छात्रों के घर पर ईश्वर का कोई स्मरण तक नहीं करता और धार्मिक एवं नैतिक वातावरणों से घर पूर्णतः शून्य है, ऐसे बालकों में ईश्वर आस्था एवं नैतिक चरित्र के संस्कारों का विकास होना कठिन है। अतः परिवार और विद्यालय के मध्य सहयोग एवं पूरकता परम आवश्यक है। विद्यालय एवं परिवार अर्थात आचार्यों एवं अभिभावकों के परस्पर सहयोग एवं सक्रिय चेतना से समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं अभारतीय परंपराओं को दूर कर समाज में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है।
परिवारों में संस्कारक्षम वातावरण निर्माण करने हेतु जिन विषयों का विवेचन पूर्व में किया गया है, विद्यालय के लिए भी ये विषय उतने ही महत्वपूर्ण हैं। विद्यालयों में आचार्यों का बच्चों के प्रति प्रेम एवं आत्मीयतापूर्ण व्यवहार अपेक्षित है। आचार्यों का आदर्शपूर्ण जीवन ही छात्रों के जीवन में प्रेरणा उत्पन्न कर अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न कर सकेगा। आचार्य एवं अभिभावक संपर्क। आचार्यों और अभिभावकों का सजीव संपर्क अपेक्षित है। आचार्य और अभिभावक परस्पर मिलकर बालक के विकास के संबंध में विचार विमर्श करें तथा समस्याओं से परस्पर परिचित रहें, तो बालक का वांछित विकास कर सकते हैं। आचार्यों को अभिभावक संपर्क हेतु समय समय पर घरों पर जाना चाहिए। आचार्यों के घर पर जाने से आत्मीय संबंध स्थापित होते हैं। साथ ही बालक एवं परिवार के संबंध में यथेष्ट प्रत्यक्ष जानकारी मिलती रहती है, जो शिक्षा कार्य में सहायक होती है। जिस छात्र के घर पर संपर्क हेतु जाते हैं, उस छात्र का मनोविज्ञान अध्ययन, उसकी प्रकृति, स्वभाव, आदतें, शिक्षा कार्य में स्थिति, खेलों में रुचि आदि विषयों की समुचित जानकारी आचार्यों को होना अपेक्षित है। अन्यथा अभिभावक संपर्क के समय अनावश्यक विषयों पर ही चर्चा होगी। आचार्यों को अभिभावकों से बालक के विकास की क्या अपेक्षाएं हैं, उस पर स्पष्ट विचार विमर्श होना चाहिए। इसी प्रकार परिवार में संस्कारक्षम वातावरण के बिंदुओं पर सुझाव दे सकने की स्थिति आचार्य को चाहिए। ये सब बातें आचार्य और अभिभावक के परस्पर आत्मीयतापूर्ण संबंधों पर ही निर्भर है। अभिभावकों को भी आचार्यों के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। विद्यालय से अपेक्षाओं को अत्यंत शालीनतापूर्वक आचार्यों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। अनेक परिवारों में आचार्यों को समुचित सम्मान प्रदान नहीं किया जाता। इसके कारण आचार्य उन परिवारों में संपर्क हेतु जाने की उपेक्षा करते हैं, जो कि स्वाभाविक है। आचार्य और अभिभावक दोनों का उद्देश्य बालक का हित है। यह ध्यान में रखकर परस्पर विचार विमर्श एवं व्यवहार होना चाहिए। अभिभावकों को भी समय समय पर विद्यालय जाना चाहिए और प्रधानाचार्य एवं आचार्यों से संपर्क स्थापित कर बालक के विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। प्रायः अभिभावक बालक के प्रवेश के समय ही विद्यालय जाते हैं और समझते हैं कि अब बालक के विकास का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय का है। यह धारणा उचित नहीं है। वास्तव में बालक के विकास का अधिक भार तो अभिभावक पर ही होता है, क्योंकि बालक विद्यालय में केवल 5-6 घंटे ही रहता है। अधिकांश समय तो बालक घर पर रहता है। अतः घर पर उसके विकास की समुचित व्यवस्था एवं अभिभावकों द्वारा देखरेख आवश्यक है। अतः अभिभावकों का विद्यालय संपर्क अपेक्षित है। अभिभावक सम्मेलन। विद्यालयों में समय समय पर अभिभावक सम्मेलनों का आयोजन आवश्यक है। इस प्रकार के सम्मेलनों में आचार्य और अभिभावक मिलकर सामूहिक विषयों पर चिंतन एवं विचार विमर्श कर सकते हैं। परिवारों में संस्कारक्षम वातावरण के विषयों पर चर्चा एवं क्रियान्वयन के बिंदु उन सम्मेलनों में अभिभावक स्वयं निश्चित करें तो उत्तम रहता है। बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास में अभिभावक का योगदान, परिवारों में संस्कृति की सुरक्षा, विद्यालयों से अपेक्षाएं आदि विषयों पर चर्चा इन सम्मेलनों में होनी चाहिए। कभी कभी किसी योग्य विद्वान से भी विषयों का प्रतिपादन कराना प्रभावकारी होता है। कभी कभी कक्षा अनुसार अभिभावक सम्मेलन भी उपयोगी रहते हैं। कक्षा अनुसार सम्मेलन में छोटा समूह होने से विषयों पर परिचर्चा खुलकर और अच्छी होती है। सांस्कृतिक परंपरा की रक्षा और शिक्षा। स्वाधीनता के बाद राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ इतने प्रबल हो गए हैं कि संस्कृति का कोई महत्व ही नहीं रहा है। वह श्रद्धास्पद न रहकर उपचार की वस्तु रह गई है। समाज में राजनैतिक एवं आर्थिक दृष्टि से समृद्ध लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है। हमारी परिवार संस्थाएं जो आज तक श्रद्धा पूर्वक संस्कृति की रक्षा करती रहीं, वे अब उससे उदासीन हो रही हैं। शिक्षा और समाज में पश्चिमी प्रभाव बढ़ रहा है। पर्वों एवं उत्सवों की सांस्कृतिक परंपरा का रूप क्षीण हो रहा है।
अपनी संस्कृति को खोकर हमारा पारिवारिक जीवन कितना शून्य हो जाएगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। संस्कृति जीवन की समृद्धि है। शिक्षा और परंपरा के द्वारा इसे सुरक्षित रखकर ही हम अपने पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को सुंदर और सुखी बना सकते हैं।